ओके, चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो अगेन मैं जो बता रहा था कि स्पेयर पार्ट अगर आपके पास पड़े हुए हैं या स्टैंड अप इक्विपमेंट आपके पास पड़े हुए हैं, तो अगर वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की डेफिनेशन को मीट कर रहे हैं तो इन दैट सिनेरियो वो इंड एस 16 में आ जाएंगे। अगर वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की डेफिनेशन को मीट नहीं कर पा रहे हैं तो ट्रीट इट एज इन्वेंटरी, इन्वेंटरी की तरह उसको ट्रीट करना पड़ेगा। उसको क्या ट्रीट करना पड़ेगा? इन्वेंटरी। नॉर्मली वो स्टॉक पड़ा हुआ है, ऐसा डेड स्टॉक पड़ा हुआ है या स्टॉक पड़ा हुआ है ऐसा मान लेंगे हम लोग, सिंपल है जो नॉर्मली हम सीखते हैं। पर नॉर्मली अगर बड़ी सी कोई फायर एक्सटिंग्विशर है, वो सारी चीज अगर बहुत बड़े खर्चे हैं, तो इन दैट सिनेरियो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में ही जाना चाहिए अल्टीमेटली, क्योंकि वो हमें बिजनेस में भी हेल्प कर रहा है इनडायरेक्टली, क्योंकि वो हमें सेव कर रहा है। आई होप सो समझ आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ। सर, अब आता है रिकग्निशन क्राइटेरिया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिकग्निशन क्राइटेरिया? क्या है रिकग्निशन क्राइटेरिया, क्या होना चाहिए, वो चीज यहाँ पे बताइए। तो सबसे पहले चीज ये बोली है कि अगर हमें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कोई है, अगर हमारे पास कोई भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, तो कौन सी ऐसी कंडीशन है जो हमें सेटिस्फाई करनी चाहिए, तब जाके हम बैलेंस शीट में उसको लिख पाएंगे, तब जाके हम बैलेंस शीट में वो चीज लिख सकते हैं। तो उन्होंने बोल दिया है कि अगर वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की कोई डेफिनेशन मैच कर रहा है, नो डाउट, अगर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की डेफिनेशन को मीट कर रहा है, एंड उसके बाद अगर ये दो कंडीशन को वो मीट कर रहा है, तो ही हम उसको लिख सकते हैं बैलेंस शीट में, वरना नहीं लिख सकते। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ओनली इफ, रिकॉग्नाइज हम कर सकते हैं ओनली इफ प्रोबेबल फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। प्रोबेबल फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स का मतलब क्या है? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलना चाहिए। सपोज कोई एक मशीनरी है आपके पास, नॉर्मली बता देता हूँ कि सपोज एक मशीनरी है आपके पास, सपोज कोई एक मशीनरी है आपके पास, वो मशीनरी आप अगर यूज कर रहे हो अपने बिजनेस में, तो वो फ्यूचर में कुछ गुड्स देगा, फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट आपको प्रोवाइड करेगा। तो इफ इट इज प्रोवाइडिंग फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, यस। एंड लिखा है, एंड, एंड मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। एंड कॉस्ट कैन बी रिलायबली मेजर्ड। अगर वो चीज का कॉस्ट रिलायबली मेजर कर पा रहे हो आप, पूरा पूरा जितना भी आपका कॉस्ट है, मतलब नॉर्मली जजमेंट वाइज भी आप कर सकते हो, अगर कॉस्ट रिलायबली मेजर हो रहा है तो इन दैट सिनेरियो वो आप बैलेंस शीट में लिखो एसेट साइड के ऊपर, वरना नहीं लिख सकते। मतलब कई बार ऐसा होता है कि आपने एसेट्स, नॉर्मली आपने बाहर से कोई एसेट परचेस की, कोई भी एसेट आपने परचेस की, अब परचेस का अमाउंट आपको एक नॉमिनल अमाउंट के ऊपर, अपने ग्रांट के ऊपर आपने परचेस की, तो इन दैट सिनेरियो आपको कॉस्ट उसका जो होगा वो नॉमिनल अमाउंट होगा, वो गवर्नमेंट ग्रांट के अकॉर्डिंग आपको उसका अकाउंटिंग करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट उन्होंने बताई हुई है, वो यहाँ पे उन्होंने नॉर्मली ऐसी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के बारे में बात की गई है जो आप नॉर्मल परचेस करते हो फॉर द पर्पज ऑफ योर प्रोडक्शन, ना कि किसी की हेल्प लेके। तो किसी की हेल्प लेके अगर आपने किया तो गवर्नमेंट ग्रांट के अंदर आएगा वो चीज, और वो यहाँ पे नहीं है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के लिए उन्होंने स्पेसिफिकली बोल दिया है कि अगर आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलने वाले हैं, एंड अगर कॉस्ट रिलायबली मेजर आप कर पा रहे हो, तो ही आपको उसको बैलेंस शीट में लिखना है, वरना एज ए प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वरना नहीं लिखना है। वरना गवर्नमेंट ग्रांट के अकॉर्डिंग भी आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो, ठीक है। अब इनिशियल रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जब आप परचेज करते हो, जब आप कोई भी चीज परचेज करते हो, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, तो आप कैसे रिकॉग्नाइज करोगे उसको? कौन से ऐसे खर्चे हैं जो सारे खर्चे आपको ऐड करने हैं, कौन से ऐसे खर्चे हैं जो आपको ऐड नहीं करने हैं, वो सारी चीज यहाँ पे बताइए। तो इनिशियल रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, उन्होंने फर्स्ट बोला है, इफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इज परचेज्ड और सेल्फ कंस्ट्रक्टेड, परचेज किया है या तो सेल्फ कंस्ट्रक्ट किया है, तो आपको कौन से ऐसे एक्सपेंडिचर है जो आपको ऐड करना है, कौन से एक्सपेंडिचर है जो आपको ऐड नहीं करना है। देखो ये इंडिकेटिव लिस्ट है, इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आपको मगअप करने की कोई जरूरत नहीं है। नॉर्मली अगर आप लेके जाओगे, नॉर्मली अगर आप अंडरस्टैंड करोगे तो चीजें हो जाएंगी, ठीक है। देखो, इफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट परचेज्ड और सेल्फ कंस्ट्रक्टेड, अगर आपने परचेज किया या सेल्फ कंस्ट्रक्ट किया है, तो कौन सी चीज आपको ऐड करनी है, कौन सी चीज आपको ऐड नहीं करनी है, उसके बारे में उन्होंने बता दिया। फर्स्ट, रिकॉग्नाइज एट कॉस्ट। सिंपल है, उन्होंने बोला है कि दो चीज आपको कंसिडर करनी है, कि जितना आपका खर्चा हुआ है वो लिखो, जितना आपका खर्चा है वो लिखो, मतलब नॉर्मली आपके जितना एक्सपेंस हुआ है। आपने सपोज एक मशीनरी परचेस की, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, तो सपोज 1 लाख रुपीज का मशीनरी प्लांट परचेस किया, ठीक है।
उसके ऊपर आपने कोई भी खर्चा किया तो मेक इट अवेलेबल फॉर द नेसेसरी कंडीशन फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन। अगर आपने वो चीज जो भी आपने परचेस किया वो प्रोडक्शन पर्पस के लिए अपना तैयार करने के लिए अगर उसके ऊपर कोई भी खर्चा किया, वो नेसेसरी कंडीशन में लाने के लिए जो भी खर्चा किया है वो भी उसके अंदर ऐड कर देना। ये इंडिकेशन है, ये लिस्ट है। फिर उसके बाद मैंने खर्चे भी सारे लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले उन्होंने बोला है कि अगर आप परचेस करते हो या सेल्फ कंस्ट्रक्ट करते हो तो फर्स्ट उन्होंने बोला है रिकॉग्नाइज एट कॉस्ट। कॉस्ट पे रिकॉग्नाइज करो। Cost includes any directly attributable cost necessary to bring property, plant and equipment to location and condition intended by the management। अगर मैनेजमेंट जो इंटेंड कर रहा है जहां पे ये चीज होनी चाहिए टू मेक इट अवेलेबल फॉर द प्रोडक्शन, तो उस चीज के लिए भी जो खर्चा हो रहा है वो भी आपका क्या माना जाएगा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। मतलब सिंपल है कि बड़ा सा मशीनरी आपने परचेस किया, उसको इंस्टॉल करने का भी खर्चा हुआ टू मेक इट अवेलेबल फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन, तो इंस्टॉलेशन का खर्चा भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में ऐड करना पड़ेगा। वो चीज उन्होंने बोल दिया है। अब उन्होंने बोला है कि कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अगर आप कैलकुलेशन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कैलकुलेट कर रहे हो तो कौन सी चीज उसके अंदर इंक्लूड करनी है फॉर द पर्पस ऑफ आर एग्जामिनेशन। तो उन्होंने एक इंडिकेशन, मैंने सारे एक्सपेंडिचर लिख दिए जो आपको इजीली आपको समझ आ जाएंगे। ऐसा कुछ है नहीं। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्या है? सबसे पहले हम परचेस करते हैं, तो सर परचेस का तो मैंने लिख दिया है कि परचेस प्राइस तो हमें सीधा लिख देना है। सर उसके बाद सर ट्रेड डिस्काउंट कुछ मिला या रिबेट हमें कुछ मिला हुआ है, मतलब हमें कुछ डिस्काउंट मिला है, तो इन द सिनेरियो वो खर्चा हमारा रिड्यूस कर देगा। तो ट्रेड डिस्काउंट या रिबेट हमें जो भी मिला है वो माइनस कर देंगे हम लोग। फिर उसके बाद उन्होंने बोला है इंपोर्ट ड्यूटी और परचेज और टैक्सेस, वो सारी चीज उन्होंने बता दी है कि इंपोर्ट ड्यूटी या परचेज टैक्सेस लाइक एंट्री टैक्स, जीएसटी एक्सेट्रा, अगर ये सारे खर्चे अगर नॉन रिफंडेबल है तो ही हम यहाँ पे ऐड करेंगे, अगर रिफंडेबल है तो यहाँ पे ऐड करेंगे नहीं। इन साइलेंट सिचुएशन अगर आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो यू हैव टू प्रिज्यूम दैट कि आपके वो जो खर्चे हैं वो नॉन रिफंडेबल है और आपको वो ऐड कर देने हैं। मैं अभी भी वापस बता रहा हूँ, अगर साइलेंट सिचुएशन होगा, अगर आपको नहीं पता है, अगर आपको कोई बोल नहीं रहा है, क्वेश्चन कुछ भी नहीं बोल रहा है, तो आपको यही समझना है कि नॉन रिफंडेबल है, आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। इंपोर्ट ड्यूटी, परचेज टैक्सेस, एंट्री टैक्स, जीएसटी, ये सारी चीज आपको ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने बोला है प्रॉपर्टी ट्रांसफर टैक्स ओनली इफ नॉन रिफंडेबल। प्रॉपर्टी ट्रांसफर टैक्स भी, कोई भी टैक्स हुआ अगर नॉन रिफंडेबल है तो ऐड करना है, रिफंडेबल है तो ऐड नहीं करना है, क्योंकि वो चीज हमारे खर्चे में ऐड नहीं होती। फिर उसके बाद स्टैम्प ड्यूटी कॉस्ट, बट ऑब्वियस है कि कोई भी प्रॉपर्टी आप परचेस करते हो तो उसके लिए स्टैम्प ड्यूटी का खर्चा है, वो भी उसका ही खर्चा है, तो वो आपको ऐड करना पड़ेगा। प्लस लीगल फी जितनी भी आपकी लगी है वो सारी चीज आपको ऐड करनी है। वन टाइम ज्वाइनिंग फी ऑफ बिल्डिंग एसोसिएशन इन केस ऑफ प्रॉपर्टी ओनली। हाँ, कई बार होता है ना, कोई बता सकता है कि वन टाइम ज्वाइनिंग फी क्या होता है बिल्डिंग एसोसिएशन का? कोई मुझे बता सकता है? यस, कोई? डज एनीबडी नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वन टाइम ज्वाइनिंग फी? नहीं नहीं, एसओसी नहीं। चलो ठीक है, देखो वन टाइम ज्वाइनिंग फी क्या बताता हूँ आपको। देखो, अब नॉर्मली कोऑपरेटिव सोसाइटी आपने देखी होगी, जिसमें लोग रहते हैं, तो वहां पे अगर आप प्रॉपर्टी परचेस करते हो ना तो एक इनिशियल बेसिस के ऊपर आपको एक एडवांस में आपको क्या करना पड़ता है, वन टाइम ज्वाइनिंग फी देनी पड़ती है। तो इनिशियली आप बिल्डिंग में, बहुत सारे बिल्डिंग्स है जो ऐसी जगह पे है जो एसोसिएशन में ही रहते हैं, तो वो एसोसिएशन में रहने के लिए अगर आप कोई फी पे कर रहे हो तो वो भी आपका प्रॉपर्टी का खर्चा हो जाएगा, क्योंकि उसको एडिशनली आप दिखाई नहीं पाओगे। कोई आपके पास ऑप्शन ही नहीं रहेगा कि वो आपका एक्सपेंडिचर कहीं और जगह पे मैं दिखाऊं। यू कैन नॉट शो इट एनी वेयर एल्स। मतलब कहाँ पे दिखाओगे आप? वो खर्चा ही नहीं दिख पाएगा अनलेस एंड अनटिल वो प्रॉपर्टी नहीं है, तो वो खर्चा ही नहीं है। तो प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी का वजूद है, वो उसी की वजह से है वो खर्चा।
इसी वजह से ये वन टाइम ज्वाइनिंग फी हम क्या करते हैं, इन दैट सिनेरियो यहाँ पे ऐड करते हैं। फिर इनिशियल डिलीवरी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट वो नॉर्मली हम ऐड करते ही है। अदर हैंडलिंग कॉस्ट वो जितने भी हैंडलिंग करने के लिए जितने भी खर्चे होते हैं वो हम ऐड करते हैं। इंस्टॉलेशन एंड असेंबली कॉस्ट, इंस्टॉलेशन ऑलरेडी मैं एग्जांपल दे चुका हूँ। प्रोफेशनल फी, कंसल्टेंट फी, एडवाइजर फी, प्रॉपर्टी के लिए आपने कंसल्टेंट रखे, एडवाइजर रखे, वो सारे खर्चे हमें ऐड करने हैं। साइट प्रिपरेशन कॉस्ट एज एन एग्जांपल, कॉस्ट ऑफ प्रिपरेशन एंड लेवलिंग ऑफ लैंड। देखो साइट प्रिपरेशन कॉस्ट, इसका एग्जांपल देता हूँ। सपोज सपोज आपको कोई भी लैंड आपको कोई भी आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। तो वो लैंड सही है कि नहीं कंस्ट्रक्ट करने के लिए, तो उसके लिए चेकिंग करवाना पड़ेगा ना। तो वो जो चेकिंग आप करवाते हो, वो चेक जो करवाए आपने, तो वो भी क्या है, वो साइट प्रिपरेशन ही हुआ ना अल्टीमेटली। तो उन्होंने वही बोला है कि अगर आप कोई बिल्डिंग तैयार कर रहे हो तो उसके लिए आपने कोई साइट प्रिपरेशन किया, तो वो प्रिपरेशन के लिए भी जो खर्चा लगा, वो भी खर्चा आपके किस में चला जाएगा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में चला जाएगा। क्योंकि वो अल्टीमेटली वो पर्पस उसी का सेटिस्फाई कर रहा है, उसको अलग कहीं पे दिखा ही नहीं सकते। इसी वजह से साइट प्रिपरेशन कॉस्ट हमेशा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में ऐड ही हो जाता है। बिल्डिंग प्लान अप्रूवल, बिल्डिंग का जो प्लान बनाया, 3D अप्रूव हुआ, तो उसके लिए जो खर्चा हुआ वो भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। डायरेक्ट मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने बोला है, डायरेक्ट मटेरियल, लेबर और ओवरहेड कॉस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के ऊपर मटेरियल लेबर का जितना भी खर्चा हुआ है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। व्हाट इज अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट? देखो नॉर्मली एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट जो है वो कंसिडर नहीं होता है फॉर द पर्पस ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट जो होता है वो नॉर्मली एडमिन डिपार्टमेंट का होता है, वो हमारा बिजनेस चलाने के लिए होता है। तो अगर आपको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में कहीं पे भी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट आपको दिख जाए तो वो आपको ऐड करने के लिए जरूरी नहीं है। एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए आप कंस्ट्रक्शन वर्कर्स स्पेसिफिकली बोल के रखा है कि कोई कंस्ट्रक्शन काम के लिए अपने वर्कर्स को रखा है, उसके लिए एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट होगा तो ही वो ऐड होना है, नॉर्मल एम्प्लॉयमेंट का खर्चा ऐड नहीं होगा। टेस्टिंग कॉस्ट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, टेस्टिंग कॉस्ट। हाँ, अगर सपोज आपने कोई मशीनरी बिल्ड की, अगर आपने कोई मशीनरी बिल्ड किया, वो मशीनरी बिल्ड करने के बाद आपने चेक करने के लिए सोचा कि मुझे उसको चला के देखना है कि इसका प्रोडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इन दैट सिनेरियो अगर वो प्रोडक्शन हो गया, मान लेते हैं कि उसमें प्रोडक्शन हुआ, मान लेते हैं कि यहाँ पे 5000 यूनिट्स का प्रोडक्शन हुआ, और आपको लगा कि ये तो बहुत सही प्रोडक्ट निकली, तो अगर सही प्रोडक्ट निकली तो उसको क्या कर सकते हो, आप सेल कर सकते हो मार्केट में कि सही प्रोडक्ट है, सेल कर देते हैं, ठीक है। तो टेस्टिंग के लिए खर्चा हुआ, सपोज 10,000 रुपीज का खर्चा हुआ, और वो जो टेस्टिंग टेस्टिंग करने के साथ जो भी प्रोडक्शन मिला हमें, जो भी प्रोडक्शन हमें मिला, तो इन दैट सिनेरियो वो भी जो प्रोडक्शन हमें मिला है वो हमें सेल किया, तो वो सपोज 5000 रुपीज में मार्केट में सेल हो गया, तो अल्टीमेटली आपका टेस्टिंग का खर्चा कितना हो गया, 5000 रुपीज का ही हुआ, वो यहाँ पे कंसिडर करना है। तो टेस्टिंग कॉस्ट भी आपको यहाँ पे ऐड करना ही है, क्योंकि टेस्ट करना भी वो एक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को रेडी करने का ही खर्चा है। पर उसके अंदर अगर आपने कुछ सेल करके कुछ कमा लिया तो यहाँ पे वो लेस करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे आता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एस्टिमेटेड डिसमेंटलिंग, डिकमिशनिंग, रिस्टोरेशन और डिमोलिशन कॉस्ट। कोई यहाँ पे ये खर्चा मुझे बता सकता है, क्योंकि इंटर में आपने एएस 10 आप अगर आपने पढ़ा होगा, तो एएस 10 के अंदर भी ये बात हुई है उन लोगों की। एएस 10 के अंदर भी ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एस्टिमेटेड डिसमेंटलिंग, डिकमिशनिंग, रिस्टोरेशन और डिमोलिशन कॉस्ट की बात हुई है। कोई मुझे ये बता सकता है क्या है ये? कल अगर जाके अपने को वो प्रॉपर्टी सेल करना है, उसका जो कॉस्ट आएगा, या उसको डिमेंटल करना है तो उसका जो कॉस्ट आएगा, उसका आज का वैल्यू हम ये करेंगे, ऐड करेंगे। आई एम नॉट ऑडिबल, कैन यू से इट अगेन मैम? कल जाके जब ये प्रॉपर्टी हम किसी को सेल करेंगे या यस। उसको डिसमेंटल करना पड़ा, कि उसको अलग अलग करके उसको सॉर्ट करके सेल करना पड़ा, तो उसका जो कॉस्ट उधर तब पड़ेगा, उसका आज का प्रेजेंट वैल्यू निकाल के ऐड वेरी करेंगे। गुड, वेरी गुड, परफेक्ट 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 है मैम। सो दैट इज फेयर इनफ, ओके। सो व्हाट आई एम सपोज टू से, जो उन्होंने बोला वो 100% एकदम क्लियर है और परफेक्ट ही है। तो यहाँ पे मैं लॉजिकली एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। देखो सपोज आप 0 ईयर के ऊपर आपने कोई असेट आपने बिल्ड किया, ठीक है। तो उसका स्टार्टिंग ऑफ द ईयर एफएम आपने पढ़ा ही होगा, कैपिटल बजटिंग आपने पढ़ा ही होगा, तो थोड़ा बहुत मैं उसका भी यूज करूंगा, तो आई होप सो आप रियलाइज अंडरस्टैंड कर पाओगे कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। सपोज 0 ईयर के ऊपर आपका स्टार्ट हुआ प्रोडक्शन, ठीक है। तो 0 ईयर के ऊपर हमने प्रोडक्शन स्टार्ट किया था। अब आज मेरा 0 ईयर के ऊपर मेरी एसेट तैयार हो गई, तो फर्स्ट ईयर के स्टार्टिंग के ऊपर मेरी एसेट तैयार हो गई। तो ये एएस ये बताना चाहता है कि ये इंड एस ये बताना चाहता है कि आप पहले दिन ही, जब आप ये एसेट को परचेस कर रहे हो, जब आप ये एसेट को ओपन कर रहे हो, जिस दिन आपने आपके पास ये यूजेबल कंडीशन में आ गई, उसी दिन ये कितने साल तक चलेगी वो एस्टिमेट करो। मतलब मैंने एस्टिमेट किया कि ये 5 साल तक चलेगी, मैंने एस्टिमेट किया कि 5 साल तक चलेगी।
और ये एस आपको ये गाइड कर रहा है कि आप 5th ईयर के एंड के ऊपर जब आप इसको सेल करोगे, जब मार्केट में इसको सेल करोगे तो कितने में सेल करोगे, वो सारी चीज भी हमें बताओ। तो वो दोनों चीज भी आपको करना पड़ेगा। कितने में सेल करोगे, अगर सेल करोगे तो कितने रुपए मिलने वाले हैं, या अगर सेल करने के लिए कितना खर्चा लगेगा, वो सारी चीज आपको ये क्या करना पड़ेगा, यहाँ आज के दिन ही उसको क्या करना पड़ेगा, एस्टिमेट करनी पड़ेगी। तो सपोज आज जब असेट आपकी नॉर्मली आपकी कंडीशन में आ गई, नॉर्मल कंडीशन में आ गई कि आप मैं यूज कर सकता हूं, उसी दिन आपको क्या करना पड़ेगा। चलो मैंने सोच लिया कि 5 साल तक चलेगा, पर 5 साल के एंड के ऊपर अगर मैं इसको सेल करना चाहूंगा तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। अनइंस्टॉल करना पड़ेगा या ऐसी कंडीशन में लाके रखना पड़ेगा जहां से मैं उसको सेल कर सकूं, तो उसका खर्चा भी आज के आज ही उसको क्या करो, एस्टिमेट करो। तो सपोज मैंने सोचा कि 5 साल के बाद इसका अनइंस्टॉलेशन का खर्चा, इसको बोलते हैं डिसमेंटलिंग खर्चा या डीकमीशनिंग खर्चा, ये सारे खर्चे जो है, अनइंस्टॉलेशन का खर्चा सपोज 1 लाख रुपए आया, तो 5 साल के बाद 1 लाख रुपए का खर्चा होने वाला है, वो आपको पता है। तो इन दैट सिनेरियो उन्होंने बोला है कि आज की प्रेजेंट वैल्यू ही उसकी निकाल दो। आज की वैल्यू क्या है, नॉर्मल जो भी रेट चल रहा है उसके हिसाब से आपको करना पड़ेगा, वो चीज उन्होंने बताई है। जस्ट अ सेकेंड, सॉरी। तो आज का ही उसका प्रेजेंट वैल्यू आपको दिखा देना है, उन्होंने ये चीज बताई है, तो उसको प्रेजेंट में लेके आओ। आज 0 ईयर पे आज आपने अगर प्रोडक्शन स्टार्ट किया है तो उसकी वैल्यू क्या है वो यहाँ पे बतानी है आपको, ठीक है। फिर उसके बाद बोला है एनी अदर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, कोई भी ऐसा खर्चा जो डायरेक्टली आप असेट के साथ रिलेट कर पा रहे हो, एट्रीब्यूट कर पा रहे हो, तो वो खर्चा भी आपको ऐड कर देना है। तो इतने सारे खर्चे हैं जो आपको ऐड करने हैं। इंडिकेटिव लिस्ट मैंने सारी बता दी है, नॉर्मली जितने भी खर्चे आते हैं वो सारे मैंने लिख दिए हैं, ताकि आपको समझ आ जाए जब भी आप एग्जामिनेशन में फुलफिल, एग्जामिनेशन में जो भी चीज आपको पूछे तो यहाँ पे आप कंसिडर कर सकते हो। फिर उसके बाद उन्होंने बोला है पॉइंट्स। ये पॉइंट्स आपको जो ऑलरेडी मैंने समझाते समझाते बता दी है, वो सारी चीज यहाँ पे लिखी हुई है, पढ़ लेते फटाक से। इन साइलेंट सिचुएशन ऑल टैक्सेस आर नॉन रिफंडेबल, ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन में बोल दिया था, जब भी हमने पढ़ाया था तभी मैंने बता दिया था कि अगर इन साइलेंट सिचुएशन होगा तो सारे टैक्सेस जो है वो नॉन रिफंडेबल हो गए और उसको कंसिडर करना है। सेकंड, फॉलोइंग नॉट इंक्लूडेड इन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये सारे खर्चे जो है वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में इंक्लूड नहीं होंगे। फर्स्ट है कॉस्ट ऑफ स्टाफ ट्रेनिंग, स्टाफ को ट्रेनिंग दे रहा हूँ, नॉर्मली मैं एम्प्लॉयमेंट को ट्रेनिंग दे रहा हूँ, उससे मेरा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का कोई लेना देना नहीं है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का जो कंस्ट्रक्शन है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो है वो तो मेरी फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड करने वाली है। आज में अगर मैं स्टाफ को ट्रेनिंग दे रहा हूँ तो इट डजेंट रिलेट विद प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इसी वजह से स्टाफ ट्रेनिंग करके अगर कोई भी खर्चा हुआ तो आपको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का खर्चा नहीं है। तो व्हाट इफ मैं क्वेश्चन करूं आपको, व्हाट इफ मैं अगर आपको ऐसा बोलूं कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आपके पास है, व्हाट इफ आपके पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को बिल्ड करने के लिए इसको ट्रेनिंग दे रहा हूं, तो उसका खर्चा आएगा कि नहीं आएगा, कोई मुझे बता सकता है। यस सर, वो यस, कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि वो या यस, 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 करेक्ट है, करेक्ट है। देखो अगर कोई वर्कर है, लेबर लेबर क्लास है, मेरी कोई प्रॉपर्टी बिल्ड करने के लिए मुझे उसको एक ट्रेनिंग देनी पड़ रही है, तो वो मैं रिलेट कर पा रहा हूँ, डायरेक्टली एट्रीब्यूट कर पा रहा हूँ उसको। लेकिन नॉर्मल स्टाफ ट्रेनिंग बोल दे, नॉर्मल स्टाफ ट्रेनिंग जिसका कोई पर्पस आपने लिखा नहीं है, तो ऐसा मान लेना है वहां पे कि वो नॉर्मल बिजनेस पर्पस के लिए है, इसको हमें ऐड नहीं करना है। सिंपल है, तो नॉर्मल स्टाफ ट्रेनिंग अगर आपको दे दे तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का पार्ट नहीं है। फिर बोला है कॉस्ट ऑफ रीलोकेशन ऑफ स्टाफ एंड एम्प्लॉइज, स्टाफ एंड एम्प्लॉइज को रीलोकेट कर रहे हो, उसको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का कोई लेना देना नहीं है, वो खर्चा आपको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में नहीं लेना है। इनोग्रेशन सेरेमनी मतलब आप नॉर्मली ओपनिंग सेरेमनी कर रहे हो, वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का पार्ट नहीं हो सकता, ये भी आपको पूछते हैं। एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, नॉर्मली आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, वो भी आपको नहीं करना है। फिर उसके बाद परचेज ऑफ मेंटेनेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, परचेज, ये थोड़ा ध्यान से समझना, ये थोड़ा ध्यान से समझना। सपोज आपको बोलूं कि आपने एक प्रॉपर्टी परचेस की, ठीक है, मान लो 1 करोड़ रुपए में प्रॉपर्टी परचेस की, जब आपने वो प्रॉपर्टी परचेस की ना, तभी आपने उसके साथ, जिसके पास से आपने परचेस की थी उसके साथ आपने क्या कर दिया, एक कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। एक कॉन्ट्रैक्ट आपने कर दिया, जिसके साथ आपने परचेस की थी उसके साथ ही एक कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, उन्होंने बता दिया कि ये पूरी प्रॉपर्टी को मेंटेन करने के लिए आपको मैं 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे रहा हूं। तो सपोज मैं बोल लूं कि 1 करोड़ रुपए का, जो मैं बोल रहा हूं थोड़ा ध्यान से समझना, कि आपने प्रॉपर्टी परचेस की 1 करोड़ रुपए की, सपोज 1 करोड़ रुपीज का प्रॉपर्टी परचेस किया, एंड उसके साथ ही मेंटेनेंस मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट भी कर दिया उसका, वो 20 लाख रुपए का है। तो क्या मैं बोलूं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 1 करोड़ 20 लाख का है, 1.20 करोड़ का है, ऐसा बोल सकता हूं मैं। यस सर।
मैं नहीं बोल सकता, ऑनेस्टली बताऊं तो। लॉजिकली कोई मुझे बताना चाहता है? कोई बोल सकता है? कोई बता सकता है? सर सर ये जो 20 लाख एक्सपेंस है जो है ना। वो स्टार्ट ऑफ द बिजनेस है, तो हम्म। उसको कंसिडर नहीं करेंगे। यस यस। बिजनेस बिजनेस डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है। यस वेरी गुड। देखो ये डायरेक्टली सर रिलेटेड नहीं है, इसी वजह से मैंने यहाँ पे आपको रोका। देखो मेंटेनेंस कॉस्ट जो होता है प्रॉपर्टी प्लांट, आपने एक प्रॉपर्टी परचेस कर ली, दैट इज रिलेटेड टू 1 करोड़, मतलब 1 करोड़ रुपए का प्रॉपर्टी है, लेकिन उसको मेंटेन करने के लिए आप 20 लाख रुपए और दे रहे हो। तो अब इन दैट सिनारियो वो 20 लाख रुपए का खर्चा तो सर्विसिंग का है, वो प्रॉपर्टी का खर्चा थोड़ी है। तो वो जो सर्विसिंग का खर्चा होगा, वो नॉर्मली सर्विसिंग का खर्चा होगा, वो आप क्या करोगे, पीएनएल की डेबिट पे लिखोगे ना, पीएनएल में लिखोगे ना, वो तो रिकरिंग एक्सपेंडिचर है। सर्विस एक्सपेंडिचर कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज योर कैपिटल एक्सपेंडिचर। आप बैलेंस शीट में, आप प्रॉपर्टी में वही दिखा सकते हो जो आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो आपका परचेस, जब आप परचेस कर रहे हो प्रॉपर्टी, उसके साथ भी आप, जब आप ये चीज परचेस कर रहे हो, मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ ही कर रहे हो, तो वो चीज आपको आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देना पड़ेगा, बाइफरकेट करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी का अलग से आपको बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा। और मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट जो है उसका दाम आपको अलग से, वो हम इंडेस 115 में सीखेंगे वो कैसे करना है। पर परचेस ऑफ मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट जो भी है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में नहीं आएगा, वो पहले से ही मैं बता देता हूँ। ठीक है, सिर्फ प्रॉपर्टी का दाम ही आएगा, मेंटेनेंस वाला नहीं आएगा। फिर उसके बाद मैंने बोल दिया आपको डे टू डे रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, देख लो डे टू डे रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं आ सकता, वो रिकरिंग एक्सपेंडिचर है, सीधा पीएनएल में जाएगा। फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव, जनरल एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि नॉर्मल बिजनेस को बिजनेस करना है, बिजनेस करने के लिए आप एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हो, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हो, फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कर रहे हो, ये सारे खर्चे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में नहीं आएंगे। कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ वेस्टेड मटेरियल, लेबर और अदर रिसोर्सेज, दैट इज एग्जांपल ड्यू टू फैकल्टी डिजाइन, फॉल्टी डिजाइन और स्पॉइल्ड मटेरियल। देखो आपको बताता हूँ, देखो कई बार ऐसा होता है कि आप कोई प्रोडक्शन कर रहे हो, नॉर्मली आपको ये क्वेश्चन कर रहा हूँ, सपोज आप कोई प्रोडक्शन कर रहे हो, आपने एक बड़ी सी प्रॉपर्टी आपने बिल्ड करने का सोचा। जस्ट अ सेकंड। हाँ, देखो बड़ी सी प्रॉपर्टी आपने बिल्ड करने का सोचा, और वो बड़ी सी प्रॉपर्टी बिल्ड करने के लिए आपने कोई मटेरियल लेके आए, वो मटेरियल मटेरियल वेस्ट हो गया, मतलब मटेरियल इवापोरेट हो गया, या ऐसा लगा कि हमने वो मटेरियल को मेंटेन नहीं कर पाए, तो वो वेस्टेज जो हो गया, क्या मैं वो जो वेस्टेज है मेरा, वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में डाल सकता हूँ वो खर्चे में, कि नहीं डाल सकता? No, it is abnormal. यस इट इज एबनॉर्मल। क्यों? क्योंकि आपकी गलती की वजह से, कस्टमर आपकी गलती की वजह से आप अपने बैलेंस शीट, आप अपना कस्टमर के ऊपर वो चीज नहीं थोप सकते, वो चीज इनडायरेक्टली यहाँ पे शो हो रही है। तो आपका एबनॉर्मल वेस्टेज जो भी है, कि जितना भी आपका नॉर्मल वेस्टेज हो दैट इज कंसिडरेबल, पर एबनॉर्मल वेस्टेज जो है, जो आपकी खुद की गलती की वजह से हुआ है, वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में आप ऐड नहीं कर सकते। फिर उसके बाद उन्होंने बोला है ऑपरेटिंग लॉस, मतलब आप नॉर्मल बोलू ना, तो आपका पीएनएल का लॉस जो है वो आप प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में नहीं कर सकते। आप नॉर्मली ऑपरेट कर रहे हो बिजनेस, बिजनेस ऑपरेट कर रहे हो, उसका जो लॉस है, आप बोलोगे कि प्रॉपर्टी डिले हो गई ना, इसकी वजह से ये खर्चा हुआ, तो वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में ऐड होना चाहिए, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, वो पॉसिबल नहीं है। फिर उसके बाद उन्होंने बोला है कैश डिस्काउंट इक्वली, अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट आपको माइनस नहीं करना है, पहले ही बता देता हूं। नॉर्मल ट्रेड डिस्काउंट मैंने वहां पे लिखा था, कैश डिस्काउंट लिखा नहीं था। अगर आप कैश डिस्काउंट कर रहे हो, अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट कर रहे हो, दैट इज फेयर इनफ, वो आपको कर देना है, वो आपको माइनस नहीं करना है। क्यों? क्योंकि कैश डिस्काउंट और अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट जो होते हैं वो टाइम वैल्यू होती है। यू कैन नॉट से दैट कि उसकी वजह से प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की वैल्यू कम हुई, नहीं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की वैल्यू तो उतनी ही थी जितनी पहले थी। ठीक है। इंटरेस्ट कॉस्ट ऑन लोन टेकन बाय और कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, देखो कोई भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को लेने के लिए आपने कोई भी लोन लिया, तो वो लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट लगा, आप बोलोगे कि सर वो इंटरेस्ट तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की वजह से हुआ है, तो वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की वजह से जो लोन हुआ है, इन दैट सिनेरियो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगा है, तो वो तो गलत हो जाएगा। इन दैट सिनेरियो आपने उन्होंने बोला है कि अगर इन डेज 23 जो बोरोइंग कॉस्ट करके इन डेज है, अगर वो आपके पास है, अगर वो आपके पास है, अगर, यस, कोई क्वेश्चन करना चाहता है? नहीं, ओके। तो अगर आपके पास कोई लोन लिया आपने और उसके ऊपर इंटरेस्ट लगा, क्योंकि वो लोन आपने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को बिल्ड करने के लिए लिया है, तो इन दैट सिनेरियो वो लोन जो है
उसका जो इंटरेस्ट है वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में नहीं जाएगा। लेकिन अगर इंड एस 23 प्रोवाइड कर रहा है, अगर आपको अप्रूव कर रहा है कि वहां पे वो एडिशन होना चाहिए तो होना चाहिए, वरना नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये इंडिकेटिव लिस्ट था कुछ। ठीक है, थर्ड, इनकम फ्रॉम इंसिडेंटल एक्टिविटीज डन बाय एंटिटी ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बट आर नॉट नेसेसरी फॉर इट्स कंस्ट्रक्शन, सच इनकम विल बी रिकॉग्नाइज्ड इन पीएनएल एंड नॉट इंक्लूडेड इन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। कहीं पे है ना बोला है उन्होंने कि नॉर्मली एक्टिविटी, देखो इसका एग्जांपल भी उन्होंने लिखा है, इनकम फ्रॉम कार पार्किंग ऑन फैक्ट्री प्रीमाइसेस ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। कहीं पे कोई फैक्ट्री कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वहां पे आपके पास जगह पड़ी हुई थी, तो वो टेम्पररीली वो जगह को आपने पार्किंग के लिए यूज करने के लिए दे दिया। तो इन दैट सिनेरियो आप बोलोगे कि सर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो बनेगी ना उसका खर्चा इससे कम हो जाएगा। वो नहीं सोचना है हमें। अकाउंटिंग ये बताता है कि वो नॉर्मल आपकी इनकम पीएनएल में डाल दो, उसको उससे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को कम मत करो। ठीक है, किसी को इसमें डाउट है? इतना मैंने पढ़ा रहा हूं, उसमें किसी को डाउट हो तो मुझे बता दो। ये 2 पेज हमने पढ़े। देखो अभी इसी की एंट्री होगी, ये जो सारी चीज मैंने बताई है उसी की एंट्री करवाऊंगा। किसी को भी कुछ भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी। यस, कोई? सर, यस। आपने ऊपर बताया 1 करोड़ का मशीनरी था, हम्म। बिल्डिंग था, और 20 लाख रुपया एक्सपेंसेस कर दिया उसके ऊपर मेंटेनेंस नहीं, के लिए 5 साल का मेंटेनेंस दे का दिया। खर्चा है, एक्सपेंस अभी नहीं हुआ है। Maintenance। हाँ, एक्सपेंस मेंटेनेंस के हुआ लिए नहीं है, अपन ने अभी आज ही उसके साथ एक्सपेंस कॉन्ट्रैक्ट कर हुआ दिया। हाँ, नहीं दैट है इज तो। फेयर इनफ। हाँ। अच्छा, खाली कॉन्ट्रैक्ट किया है, ऐसा है क्या? यस, मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, हाँ, देखो यहाँ करेक्ट। पे लिखा हुआ भी है, तो वो मेंटेनेंस रिकॉग्नाइज कॉन्ट्रैक्ट। ही नहीं होगा ना? यस। एक्सपेंसेस में भी रिकॉग्नाइज नहीं होगा ना? एक्सपेंसेस में भी रिकॉग्नाइज होगा ना वो 20 लाख रुपए, क्योंकि अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। हाँ, अभी कुछ हुआ ही नहीं है, तो एक्सपेंसेस में ऐसा क्या होता है नॉर्मली कि आप है ना मेंटेनेंस, कई बार ऐसा होता है, देखो लॉजिकली बता देता हूँ, हालांकि वो 115 में हम पढ़ेंगे, पर अभी मैं बता देता हूँ कि क्या आप सोच रहे हो ना, उसका मैं क्लेरिफिकेशन दे देता हूँ। देखो, आपका सपोज मान लो कि आज के आज ही उन्होंने 1 करोड़ 20 लाख रुपए ले लिया आपके पास से। हाँ। आज के आज ही आपके पास से 1 करोड़ 20 लाख रुपए ले लिए उन्होंने, मेंटेनेंस के नाम पे, आपको बताया ही नहीं। आपको उन्होंने बताया ही नहीं कि प्रॉपर्टी के साथ मेंटेनेंस कॉस्ट भी इंक्लूडेड है। तो इन हाँ। दैट सिनारियो आप तो प्रॉपर्टी पूरा 1 करोड़ 20 लाख रुपए आप ही खुद ही लिख दोगे, पर उनको बताना पड़ेगा ये चीज कि प्रॉपर्टी कितने की और मेंटेनेंस कॉस्ट कितने का है। तो इन दैट सिनारियो अगर उन्होंने बाइफरकेट करके बता दिया कि 1 करोड़ रुपए का प्रॉपर्टी है, मेंटेनेंस कॉस्ट 20 लाख रुपए का है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इन दैट सिनारियो मेंटेनेंस कॉस्ट का प्रोविजन करना पड़ेगा। वो एक डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह काम करेगा आपके लिए। क्यों? क्योंकि हाँ, प्रीपेड प्रॉपर्टी का। एक्सपेंसेस ना, 20 लाख रुपए प्रीपेड एक्सपेंसेस करके बुक करके फिर अगले साल 4-4 लाख रुपया हर साल यस, अपन यस, एक्सपेंस आउट परफेक्ट, यस, परफेक्ट। कम वो करके, ऐसा डिफर्ड है ही ना? करना पड़ेगा, देयर इज नो अल्टरनेटिव, क्योंकि आप प्रॉपर्टी में डाल ही नहीं सकते, और उनको करेक्ट वो सर, इन्वेस्टर्स करेक्ट। को तो दिखाना ही पड़ेगा, देयर इज नो अल्टरनेटिव। यस, परफेक्ट। कोई डाउट और? एनीबडी हैविंग डाउट? कोई और? आगे बढ़ू मैं? देखो, अब सिंपल सिंपल। यस। हाँ, अब सिंपल सिंपल सी एंट्री है, जो अभी हमने सीखा वही एंट्रीज में। बाइफर एंट्रीज कैसे करनी है, हमारी जर्नल एंट्री वो यहाँ पे बताई हुई है। तो सर, अकाउंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जर्नल एंट्री। सर, क्या है जर्नल एंट्री? उन्होंने बता दिया, अगर आप नॉर्मली अकाउंटिंग, नॉर्मल प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अगर आप परचेस करोगे, तो उन्होंने बताया हुआ है कि एट द बिगिनिंग हम क्या करना चाहिए और हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले सिंपल है कि प्रॉपर्टी अगर आप परचेस करोगे तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेबिट होगा, बैंक या क्रेडिटर क्रेडिट हो जाएगा टू बैंक और क्रेडिटर। एंड जो भी प्रोविजन होगा, जो प्रोविजन हमने आज की प्रेजेंट वैल्यू, जो मैंने बताया था कि 1 लाख की चीज की आज की प्रेजेंट वैल्यू हमें करनी पड़ेगी, तो इन दैट सिनेरियो वो प्रोविजन हमें क्या करना पड़ेगा? आज ही करना पड़ेगा। तो ये एट द बिगिनिंग प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, टू क्रेडिट, टू बैंक और क्रेडिटर, टू प्रोविजन फॉर डिकमिशनिंग लायबिलिटी। ये आपको क्या करना पड़ेगा? एट प्रेजेंट वैल्यू इतनी एंट्री करनी पड़ेगी। ये फर्स्ट, एट द बिगिनिंग ये एंट्री करनी है। एट द एंड ऑफ द ईयर आपको क्या करना पड़ेगा? ये थोड़ा ध्यान से देखना। एट द एंड ऑफ द ईयर आपको क्या करना पड़ेगा? अनवाइंडिंग करना पड़ेगा प्रोविजन फॉर डिकमिशनिंग लायबिलिटी का। सर आप बोलोगे अनवाइंड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनवाइंडिंग? तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, सपोज हमने टाइमलाइन लिखी थी, यहाँ एक टाइमलाइन हमने लिखी थी 0, 1,
2, 3, 4, सपोज 5 साल की टाइमलाइन थी, 1 लाख रुपए, ठीक है। 1 लाख रुपए का हमने क्या किया था, प्रेजेंट वैल्यू किया था। तो अब 1 साल जैसे खत्म होगा तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू, टाइम वैल्यू के हिसाब से वो वैल्यू 1 साल के बाद 1 साल की वैल्यू दिखनी चाहिए ना। तो यहाँ पे अगर मैं खड़ा हूं तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू दिखनी चाहिए। तो प्रेजेंट वैल्यू क्या करना पड़ेगा, अनवाइंडिंग करना पड़ेगा। तो वो जो अनवाइंडिंग करने के लिए जो प्रोसेस है उसकी एंट्री उन्होंने बताई हुई है कि अनवाइंड करोगे तो फॉर अनवाइंडिंग डिस्काउंट ऑन प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग लायबिलिटी, उन्होंने बोला है इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। प्रोविजन बढ़ाना है, हालांकि प्रोविजन मुझे इंक्रीज करना है तो प्रोविजन को तो क्रेडिट करूंगा, लेकिन वो एक्सपेंस जो होगा वो इंटरेस्ट एक्सपेंस के नाम पे जाएगा, वो पीएनएल में जाएगा। क्यों? क्योंकि वो टाइम वैल्यू, अभी भी बता रहा हूं, वो टाइम वैल्यू है, टाइम की वजह से वो वैल्यू इंक्रीज हुई। उसका एग्जांपल भी पीछे मैं बताऊंगा, डोंट वरी, अभी पूरा एग्जांपल के साथ सब कुछ लिखा हुआ है। इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग लायबिलिटी, ये एंट्री करनी पड़ेगी। वो कैसे मिलेगा सर, ओपनिंग बैलेंस, इस साल का ओपनिंग बैलेंस जो भी होगा प्रोविजन का, इनटू मल्टीप्लाई बाय जिस जिस फैक्टर से, जिस वैल्यू से आपने प्रेजेंट वैल्यूज का किया था उससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। फॉर ट्रांसफरिंग इंटरेस्ट एक्सपेंस टू पीएनएल, सर इंटरेस्ट एक्सपेंस को पीएनएल में ट्रांसफर कर दो, जितना यहाँ पे इंटरेस्ट एक्सपेंस लिखा था वो पीएनएल में ट्रांसफर कर दो, पीएनएल टू इंटरेस्ट एक्सपेंस और फिनांस कॉस्ट अकाउंट डेबिट। फिर उसके बाद डेप्रीशिएशन की एंट्री करनी है, डेप्रीशिएशन टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जस्ट इज इक्वल, जो हमने छोटे बच्चे थे तब हमने किया था। और अगर डेप्रीशिएशन को प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन में डालना है तो डेप्रीशिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन, दोनों में से कोई भी चीज आप चूज कर सकते हो, दोनों में से कोई भी चीज आप कर सकते हो। फॉर ट्रांसफरिंग डेप्रीशिएशन टू पीएनएल, डेप्रीशिएशन को भी हम पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे। अब यहाँ पे सारी चीज के एग्जांपल दिए हुए, फटाफट से समझते। देखो, एक्स लिमिटेड परचेज द मशीन ऑफ ₹50,000, 50,000 रुपए का मशीन हमने परचेस किया था, ठीक है। यूजफुल लाइफ 3 साल रुपए की है, डेप्रीशिएशन एसएलएम बेसिस के ऊपर डेप्रीशिएशन कर रहा है। डीकमिशनिंग कॉस्ट विल बी 10,000 आफ्टर 3 ईयर। डीकमिशनिंग रेट 10%, डीकमिशनिंग रेट हमारा कितना है सर, 10% का डीकमिशनिंग रेट है। पास जनरल एंट्री, जनरल एंट्री पास करने के लिए बोला। सर जनरल एंट्री हमारी क्या होती है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट टू बैंक टू प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग लायबिलिटी। सर प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग, हालांकि हमें पता है कि 50,000 रुपए मैंने पे किए तो 50,000 रुपए तो मैंने क्रेडिट कर दिए, पर सर प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग लायबिलिटी जो है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, प्रेजेंट वैल्यू पे लाना पड़ेगा। तो वो रहा, ये रहा प्रेजेंट वैल्यू। सर प्रेजेंट वैल्यू कैसे लाएंगे, कैसे करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। 10,000 रुपए है, उसको प्रेजेंट वैल्यू में लाना है। तो प्रेजेंट वैल्यू, आई होप सो प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालना है किसी को पता है? नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ। देखो 10% है तो 1/1.10 करना है, ठीक है। 3 साल का है तो 3 बारी इज इक्वल टू दबाना है, 3 बारी इज इक्वल टू, आई होप सो इंटर में फिनांस का लॉजिक आपको पता है। तो 3 बारी मैंने इज इक्वल टू किया तो 0.7510 आ गया। 0.7510 मल्टीप्लाई बाय 10,000 करोगे तो उसको प्रेजेंट वैल्यू में आपने कन्वर्ट कर दिया। तो आपका 10,000 की आज की प्रेजेंट वैल्यू एट 10% क्या होगी, 7510। इसी वजह से मैंने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के डेबिट किया 57,510, बैंक में क्रेडिट किया कि 50,000 रुपए मैंने पे किए हैं, 10,000 रुपए का प्रेजेंट वैल्यू मैंने 7510 का प्रेजेंट वैल्यू मैंने कर दिया प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग लायबिलिटी। सर फर्स्ट ईयर का ये तो खत्म हो गया। सर फर्स्ट ईयर के एंड पे मुझे क्या करना पड़ेगा सर, दो चीजें करनी पड़ेगी, एक तो डेप्रीशिएशन करना पड़ेगा और एक प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग लायबिलिटी को मुझे क्या करना पड़ेगा, अनवाइंडिंग करना पड़ेगा। तो सर प्रोविजन फॉर कैसे अनवाइंडिंग करेंगे, देखो फर्स्ट ईयर के स्टार्टिंग पे हमारी वैल्यू जो होगी वो ये होगी, 7510 की वैल्यू होगी। उसके अंदर हम क्या करेंगे, 10% ऐड करेंगे। तो सर 10% ऐड करेंगे, 751 को ऐड करेंगे। सर पेमेंट कुछ है नहीं तो यहाँ पे पेमेंट मैंने लिखा नहीं है, तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस कितना हो जाएगा, 8261 हो जाएगा। तो सर 8261 मतलब हमारा प्रोविजन इंक्रीज होगा। तो सर प्रोविजन को हम क्या करेंगे, 751 से इंक्रीज करेंगे एंड इंटरेस्ट एक्सपेंस को डेबिट करेंगे, 7510 इंटू 10% दैट इज 751। ये हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट टू प्रोविजन कर देंगे 751 से। तो हमारा प्रोविजन जो है वो 1 साल के बाद की जो फर्स्ट ईयर के एंड के ऊपर जो प्रेजेंट वैल्यू थी उसके ऊपर पहुंच जाएगा। फिर उसके बाद उन्होंने बोला डेप्रीशिएशन कैसे करेंगे। सर डेप्रीशिएशन तो हमारी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है, हमने जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की वैल्यू लिखी थी डिवाइडेड बाय 3, एसएलएम बेसिस के ऊपर डेप्रीशिएशन करना है तो डिवाइडेड बाय 3 कर दिया, ये रहा 19,170। पीएनएल अकाउंट डेबिट, सर उसके बाद क्या करना है, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रीशिएशन टू इंटरेस्ट एक्सपेंस, ये दोनों चीजें हमें कर देनी है। क्लियर है? ओके, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट एंड डेप्रीशिएशन एंड इंटरेस्ट। अब नेक्स्ट ईयर जब मैं एंट्री करूंगा तो कोई मुझे बताएगा कि नेक्स्ट ईयर पे मैंने अनवाइंडिंग की एंट्री क्या होगी मेरी, नेक्स्ट ईयर पे अनवाइंडिंग की एंट्री क्या होगी, कोई मुझे बता सकता है? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 826 टू हाँ वेरी गुड वेरी प्रोविजन गुड, फॉर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन 826 की, तो 9087 पे हम पहुंच जाएंगे। वेरी गुड वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट। सर थर्ड ईयर के एंड के ऊपर, थर्ड ईयर के एंड के ऊपर जब मैं पेमेंट करूंगा उसकी एंट्री क्या होगी, कोई मुझे बता सकता है?
प्रोविजन टू डिसमेंटलिंग कॉस्ट टू बैंक अकाउंट। यस, वेरी गुड वेरी गुड, प्रोविजन टू बैंक, क्योंकि थर्ड ईयर पे भी हम एक प्रोविजन की एंट्री करेंगे 913 से, एंड देन प्रोविजन टू बैंक हम करके खत्म कर देंगे। वेरी गुड सर, वेरी गुड सर, आप सब मेरे सीनियर हो। आई एम अज्यूमिंग कि आप सबकी एज मेरे से ज्यादा ही है, सो आई एम अ बिट, थोड़ा मैं नर्वस भी थोड़ा हो जाता हूँ, पर ठीक है, आप कोऑपरेट कर रहे हो, दैट इज फेयर इनफ। आपको सबको समझ आ रहा है ना? कोई ऐसा तो है नहीं मैं फास्ट जा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है ना? नहीं सर। ओके, देखो, अब उन्होंने सेकंड पॉइंट बताया हुआ है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इज अक्वायर्ड ऑन डिफर्ड सेटलमेंट टर्म्स, दैट इज पेमेंट बियॉन्ड नॉर्मल क्रेडिट टर्म्स। देखो, कई बार ऐसा होता है कि आप क्या करते हो कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो आपने परचेस किया, वो होता है ना कि हम 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करेंगे। तो सपोज आज के दिन अगर मैं लॉजिकली बताऊं, सर मैं आज के दिन लॉजिकली बताऊं, एक सेकेंड, आज के दिन अगर मैं लॉजिकली बताऊं कोई चीज, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सपोज मैं आज 0 ईयर पे खड़ा हूं, ठीक है, ये स्टार्टिंग ऑफ द ईयर खड़ा हूं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, मैंने आपको ऐसा बोलूं कि अगर मैंने कोई 50 करोड़ की, सपोज 30 करोड़ की एसेट परचेज की, तो 30 करोड़ की एसेट परचेज की, तो उसको मैंने बोल दिया कि हर साल के एंड के ऊपर 10-10 करोड़ मैं आपको दूंगा, ठीक है, हर साल के एंड के ऊपर, तो उसको बोलते हैं डिफर्ड सेटलमेंट। डिफर्ड सेटलमेंट बोलते हैं उसको, कि हम डिफर्ड सेटलमेंट करेंगे। तो ये इंडिया ऐसा बोलता है कि अगर आप डिफर्ड सेटलमेंट कर रहे हो, तो आप 30 करोड़ मत दिखाओ, आज उसकी वैल्यू 30 करोड़ नहीं है। सर फर्स्ट ईयर के एंड के ऊपर आप 10 करोड़ पे करोगे, सेकंड ईयर के एंड के ऊपर आप 10 करोड़ पे करोगे, थर्ड ईयर के एंड के ऊपर आप 10 करोड़ पे करोगे। आप खड़े हो यहाँ पे, सर 0 ईयर पे आप तो खड़े हो। तो फिर उन्होंने ऐसा बोला कि फर्स्ट ईयर को भी 0 ईयर पे लेके आओ, सेकंड ईयर को 0 ईयर पे लेके आओ, थर्ड ईयर को भी 0 ईयर पे लेके आओ, उसकी जो वैल्यू होगी वो आपको कंसिडर करनी पड़ेगी आपके आज की वैल्यू के हिसाब से, प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से। फिर हर साल के एंड के ऊपर उसको क्या करना पड़ेगा, अनवाइंडिंग करना पड़ेगा। तो यही चीज उन्होंने बताई है। देखो, उन्होंने बोला है कि property plant and equipment is acquired on deferred settlement terms, that is payment beyond normal credit terms. Extra amount paid over the normal purchase price, cash price, is recognized as interest expense, that is finance cost over the credit period in P&L account and not included in property plant and equipment. उन्होंने बोला है कि नॉर्मल परचेस प्राइस जो प्रेजेंट वैल्यू आएगी उसको आप क्या करो, बैलेंस शीट में लिखो एसेट में, लेकिन उसकी जो नॉर्मल टाइम वैल्यू की वजह से अनवाइंडिंग का जो खर्चा है वो इंटरेस्ट एक्सपेंस माना जाएगा, वो टाइम वैल्यू का खर्चा है। उसका एग्जांपल भी दे देता हूं, देखो अभी, if not, if normal purchase price is not given in the question, then it is calculated by discounting future payments। हाँ, नॉर्मल परचेस प्राइस नहीं पता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो मैंने बताया उस हिसाब से हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल के उसकी नॉर्मल परचेस प्राइस कंसिडर कर सकते हैं। वही चीज यहाँ पे बताई हुई है। देखो एग्जांपल, ए लिमिटेड परचेज अ मशीन फॉर विच payment will be made in 3 equal annual installment of 5,000 starting from first year and discount rate is 10%। उन्होंने बोल दिया सर 3 इंस्टॉलमेंट में हम पे करेंगे, और उसकी प्राइस उन्होंने बताई नहीं बताई, तो हम क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू करेंगे। सर कैलकुलेशन ऑफ परचेज प्राइस लिखा हुआ है, परचेज प्राइस का प्रेजेंट वैल्यू, सर फर्स्ट ईयर के एंड के ऊपर 5,000 में पे करूंगा, सेकंड ईयर के एंड के ऊपर 5,000 पे करूंगा, थर्ड ईयर के एंड के ऊपर 5,000 पे करूंगा। तीनों को मैंने प्रेजेंट वैल्यू निकाल दिया, तीनों की प्रेजेंट वैल्यू निकाली, तो उसका जो टोटल आया 12,430। सर 12,430 वुड बी कंसिडर्ड एज योर एज माय परचेज प्राइस, ठीक है, 12,430 वुड बी कंसिडर्ड एज माय परचेज प्राइस। ओके, सो 40 मिनट्स कंप्लीट होने वाले हैं, ठीक है, 2-4 मिनट का मैं वाटर ब्रेक ले रहा हूँ, आप भी ले लो, मैं वापस आता हूँ, ठीक है, जल्दी से, और हम वापस स्टार्ट करते हैं मीटिंग, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। डन? किसी को अभी तो डाउट नहीं है ना? सुल्तान, आपको डाउट है पानी के लिए उसने बोला है। क्या?